इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं फाई ई। इसका सिंबल होता है फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally through that area। तो क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। ये जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक प्लेन है, इसको मैंने मान लिया ये हमारे पास में एक प्लेन है, और इस प्लेन से मैंने क्या करा है कि कुछ लाइंस पास करा दी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से कुछ लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं। तो क्या होता है कि किसी भी प्लेन सरफेस से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं परपेंडिकुलर, इसकी कंडीशन क्या है कि किसी भी प्लेन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास करनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो जैसे कि यहाँ पे जो लाइंस पास कर रही है वो बेसिकली है कितनी, तो यहाँ पे जो लाइंस पास कर रही है वो आपकी 1 2 3। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा 3, ये फ्लक्स हो जाएगा 3। ओके। किसी सरफेस से जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस पास करेंगी, किसी भी सरफेस से जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस पास करेंगी, हम उन्हें क्या करेंगे? हम उन्हें काउंट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट क्या है कि हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका हमारे पास में एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है आइए वो समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, और मैंने कहा कि ये जो सरफेस है इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सपोज करो कि ऐसे पास कर रही है परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात क्या है कि जो भी प्लेन सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या लिया जाता है कि प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। जैसे कि ये प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? वो भी आपका इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो एरिया वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरीके से डिफाइन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो एक डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। और जो एरिया वेक्टर होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ये जो एरिया वेक्टर होता है इसको हमेशा आप क्या करेंगे? किसी भी प्लेन सरफेस के आप लेंगे परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने पे आपको क्या मिलेगा? तो ये फॉर्मूला ओपन करने पे आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। एंड यहाँ पर क्या है कि जो ये थीटा है, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेन सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये इसकी स्केलर फॉर्म है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। आइए अब इसमें एक बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई अगर प्लेन सरफेस इस तरीके से आ जाए, अगर आपके सामने कोई प्लेन सरफेस इस तरीके से आ जाता है, मैंने माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इंक्लाइंड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी, इंक्लाइंड है। और मैंने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंगल बना रहा है थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसे आप लोगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्या होता है कि जो इंक्लाइंड फिजिक्स में क्या होता है कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ इंक्लाइंड है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रिजोल्यूशन करते हैं। तो जब इसका रिजोल्यूशन करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बनेंगे दो कंपोनेंट। जिस तरफ थीटा है वहाँ पे क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और उसके अपोजिट क्या आएगा, ई साइन थीटा। जैसे कि इस तरफ थीटा है तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। तो इस तरफ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा ई साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा ई साइन थीटा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मैंने क्या बताया था कि जो भी एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें इस वाले केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इस तरफ होगा। जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ए इंटू में ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर के साथ में, एरिया वेक्टर के साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो कौन सा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जो प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जो प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करेगी। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। यानी कि इस वाले केस में क्या है कि जब भी कभी आपके पास में इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के साथ में हो, एरिया वेक्टर के साथ में हो, ओके, यानी कि परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, पहली बात तो क्या बन जाएगा, एरिया, पहली बात तो एरिया आ गया। और दूसरा आप क्या लेंगे, दूसरा आप वो कंपोनेंट लेंगे जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो प्लेन सरफेस के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, या तो ये वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा या ये वाला माना जाएगा। तो ये वाला तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, तो प्लेन सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल में ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया है, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था एक्चुअली में ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। हमेशा इसमें याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर आपको लेनी है। और इन केस ऑफ इंक्लाइंड, इंक्लाइंड में आपके दो बनेंगे कंपोनेंट, एक बनेगा ई साइन थीटा और एक बनेगा ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको कौन सा लेना है कंपोनेंट, जो कि परपेंडिकुलर है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। और आप इसी को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि फॉर्मूले में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और एरिया आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया SI